अभी कुछ ही दिन पहले जीरोधा के जो को-फाउंडर है मिस्टर नितिन कामत, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया है। ये लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी, यानी ज़्यादातर इंडियन को बस एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने की देरी है और उनकी जिंदगी भर का जमा पूंजी भूम एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। ये लोग रोड पे आ जाएंगे, ये लोग कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाएंगे। ना इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसका दो मेजर कारण है। सबसे पहला है लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं लेते। ये अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदते। और दूसरा है इनएडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी गिने चुने लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, समय आने पे उनका पॉलिसी उनका टोटल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर नहीं कर पाती है, जिसको बोलते हैं इनएडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ आज के वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे आप खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं और अपने फैमिली को एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। क्या डूज एंड डोंट्स है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या क्या मस्ट फीचर्स है जिसको आपके पॉलिसी में इंक्लूडेड करना बहुत ही ज़रूरी है। सो इन्हीं सारे चीज़ों के ऊपर, इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर आज डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे जैसे लाखों हजारों स्मॉल टाइम क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो मैं इतना मेहनत करता रहूँगा इसी उम्मीद में कि एक दिन आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। आप उस समय पे लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करेंगे। इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आपको कुछ बातें को ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है। कुछ डूज एंड डोंट्स है जिनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या डोंट्स है, क्या क्या चीज़ है जिसको आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आता है नो कोपे। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोपे के ऑप्शन के साथ आता है, से नो टू दैट पॉलिसी, उस पॉलिसी को मत लीजिएगा। नाउ कोपे बेसिकली क्या होता है? कोपे बेसिकली मीन्स, अगर मैं सिंपल टर्म में आपको समझाना चाहूँ, आपका ट्रीटमेंट में जो टोटल खर्चा होगा, टोटल कॉस्ट होगा, उसका सर्टेन अमाउंट आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट कंपनी आपको पे कर देगी। नाउ ये कोपे 10%, 20%, 30% कुछ भी हो सकता है। लेट्स एज्यूम अपनी XYZ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है जिसमें कोपे 30% है, और अगर आपको किसी भी ट्रीटमेंट में 1 लाख खर्चा हुआ तो उसका 30% यानी 30,000 आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। ना यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग टोटल प्रीमियम में 2 to 3,000 डिस्काउंट के लिए कोपे का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ये भूल जाते हैं जब आपका टोटल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा उसका 30% या 20% आपका 2-3 हज़ार डिस्काउंट से काफ़ी बड़ा होगा। इसलिए नेवर बाय ए पॉलिसी विथ कोपे ऑप्शन। दूसरा है नो रूम रेंट कैपिंग। बहुत सारे पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर एक कैपिंग लगा दिया जाता है, एक लिमिट लगा दिया जाता है। पॉलिसी कहती है कि आप इस प्राइस रेंज के ऊपर वाले जो रूम्स होते हैं उसमें आप नहीं रुक सकते। नाउ इमरजेंसी में अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है आपको आपके रेंज में उस समय में बेड मिलना। दूसरी बात है, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल आजकल 90 to 100% ऑक्यूपेंसी रेट में ऑपरेट करती है, तब बेड मिलना और मुश्किल हो जाता है। उस समय में हो सकता है आपको आपका रूम रेंट कैपिंग को एक्सिट करके जो भी रूम अवेलेबल है, डीलक्स, सुपर डीलक्स, उसमें रुकना पड़ जाए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती कर लेते हैं। लेमन एक आम आदमी समझता है कि मैंने अगर अपने रूम रेंट कैपिंग को एक्सीड किया है सर्टेन अमाउंट में तो मुझे बस उसी अमाउंट को अपने जेब से देना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता है। लेट्स से जो आपका पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है 5,000, सिंगल ऑक्यूपेंसी AC रूम, यानी 5,000 के ज़्यादातर रूम में रहना आपके लिए अलाउड नहीं।
तो किसी कारणवश आप किसी हॉस्पिटल में गए जहाँ पे आपको रूम अवेलेबिलिटी उस समय में था डिलक्स या सुपर डिलक्स जो 8,000 था, तो आप एक आम आदमी क्या सोचता है कि 5,000 एंड 8,000 3,000 का डिफरेंस है, अगर मैं 4 दिन अगर मुझे रहना पड़ता है तो 12,000 मुझे अपने जेब से देना पड़ेगा, राइट। यही है नॉर्मल लोगों का कैलकुलेशन, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है अगर आप अपने रूम को अपग्रेड करते हैं, एक्सीड करते हैं, उसके बाद जो भी रूम में आप रहते हैं, तो आपका जो टोटल कॉस्टिंग होता है आपका ट्रीटमेंट का, वो भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। यानी अगर आपका 5,000 के रूम में कोई डॉक्टर आपको विजिट करता है, उसका विजिटिंग चार्ज होगा 500-600। अगर सेम डॉक्टर डिलक्स या सुपर डिलक्स में आपको विजिट करेगा तो उसका विजिटिंग चार्ज होगा 1,000 से 1,500 के बीच में। सिमिलरली अगर आप 5,000 के रूम में आप किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करा रही है या ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर उसका कॉस्टिंग है 1,00,000 रुपये, आप डिलक्स सुपर डिलक्स में जाएंगे तो उसी सेम बीमारी का ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग, ऑपरेशन का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा 1,00,000, 1,50,000, 1,00,000 से 1,50,000, 1,60,000 हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड अदर थिंग्स, राइट। तो उस समय में आपको टोटल जो खर्चा होगा ना, उसमें से भी आपको सर्टेन अमाउंट अपने जेब से देना पड़ेगा। जिस रेशियो में आपने रूम रेंट लिमिट एक्सीड किया है, उस रेशियो में आपको टोटल कॉस्टिंग में भी देना पड़ेगा। लेट्स एज्यूम आपने 30% पे अपने रूम रेंट लिमिट एक्सीड किया है और टोटल कॉस्टिंग आया 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 में 30% यानी 30,000 आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। रूम रेंट लिमिट का जो कैपिंग है, ये बहुत ही एक गलत ऑप्शन से, ऐसा ऑप्शन वाला पॉलिसी अवॉइड कीजिए, मत लीजिए। तीसरा पॉइंट है डिजीज वाइज सब लिमिट। इट इज सिमिलर टू रूम रेंट कैपिंग। यहाँ पे क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी, पर्टिकुलर डिजीज में, स्पेसिफिक डिजीज में एक कैपिंग लगा देता है, मैक्सिमम इतना ही पेमेंट उस डिजीज का ट्रीटमेंट में ये लोग पे करेंगे। अगर उससे ज़्यादा का ट्रीटमेंट में खर्चा होता है तो कंपनी पे नहीं करती। तो इसलिए आपको ये देखना है कोई डिजीज वाइज कैपिंग तो नहीं है आपके पॉलिसी में। अगर ऐसा कुछ है तो उस पॉलिसी को अवॉइड कीजिए। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है बिफोर यू बाई एनी पॉलिसी। अगर ये तीनों मेजर पॉइंट्स या इनमें से एक भी पॉइंट्स आपके पॉलिसी में इंक्लूडेड है तो अवॉइड कीजिए उसको लेना, अवॉइड कीजिए उस पॉलिसी को बाय करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डूज जिसको आपको फॉलो करना चाहिए बिफोर यू बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहले, जिस कंपनी का भी आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उस कंपनी का हिस्ट्री आपको चेक करना है। मिनिमम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, 10 साल का होगा और भी बेहतर होगा। उस कंपनी का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको चेक करना है। एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है? किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में ईयरली कितने क्लेम सबमिट होते हैं, उसमें से कितना क्लेम कंपनी पास करती है, प्रोसेस करती है और कितने को रिजेक्ट करती है, उसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ज़्यादा है तो ये एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस कंपनी है, इसको आप खरीद जरूर, इसके थ्रू आप पॉलिसी जरूर खरीद सकते हैं। अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो 80 to 90% के बीच में है तो एक डिसेंट है, और अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो लेस देन 80% है, उस कंपनी से कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बाय कीजिए। उस कंपनी के थ्रू आपको क्लेम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है नेटवर्क हॉस्पिटल। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको ध्यान में रखना है उस कंपनी का पेन इंडिया में, अक्रॉस इंडिया कितने हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। बस आप अपने लोकेलिटी को मत देखिए, देखिए अक्रॉस इंडिया कितने हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। अगर ये नंबर मोर देन 8,000 है तो एक बहुत ही अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर ये नंबर 5,000 to 8,000 के बीच में है तो डिसेंट है। अगर नंबर 5,000 के नीचे है तो उस कंपनी को अवॉइड कीजिए, बहुत ही एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं माना जाता है। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए बिफोर यू बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पॉलिसी में कुछ मस्ट फीचर्स क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 है लो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। आप जब भी पॉलिसी खरीदेंगे तो यह ध्यान रखिए जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका वेटिंग पीरियड जितना कम होगा उतना बेहतर है। नाउ ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड आखिर है क्या? बेसिकली हम लोग जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है क्या हमें ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, लाइक
शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, किडनी स्टोन, कार्डियक, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। उस समय में कंपनी उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर कुछ वेटिंग पीरियड लगा देती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। यानी उस वेटिंग पीरियड के दौरान आप उन डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंडर में नहीं कर सकते। इसलिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड जितना कम होगा उतना बेहतर है, क्योंकि आजकल हर किसी को कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग बीमारी होती ही होती है। तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जितना लो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड रहेगा उतना बेहतर है। दूसरा जो बहुत ही मस्ट फीचर्स है वो है रेस्टोरेशन बेनिफिट। ना रेस्टोरेशन बेनिफिट आखिर है क्या? देखिए, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है वो एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद सेम ईयर में रेस्टोरेशन बेनिफिट के अंडर में ये रिफिल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा जिसका सम एश्योर्ड है 5 लाख एंड रेस्टोरेशन बेनिफिट है 5 लाख। नाउ अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट कराया किसी हॉस्पिटल में, कुछ ऑपरेशन या कुछ भी, जिसका टोटल कॉस्टिंग आया 6 लाख, तो 5 लाख जो है ना वो आपका पॉलिसी से कवर हो जाएगा एंड एडिशनल 1 लाख जो रेस्टोरेशन बेनिफिट है वो आपको कवर कर देगा। टोटल 6 लाख आपका कवर हो जाएगा, आपका उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ना रेस्टोरेशन बेनिफिट अगर फैमिली फ्लोटर के साथ आता है तो और भी बेहतर है। यानी अगर मान लीजिए फैमिली का कोई भी मेंबर एक पर्टिकुलर ईयर में पूरा सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट कर लिया, ख़त्म कर दिया किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, एंड इन द सेम ईयर अगर कोई और फैमिली मेंबर बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो उस केस में रेस्टोरेशन बेनिफिट हेल्प करता है, क्योंकि रेस्टोरेशन बेनिफिट आपको सम एश्योर्ड को रिफिल कर देता है, तो आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक मस्ट फीचर्स है आपके पॉलिसी में। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर। नाउ देखिए, कोई भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट से पहले उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है। उस डायग्नोसिस काफ़ी लंबा हो सकता है और उसमें काफ़ी खर्चा हो सकता है, लाइक MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, बहुत सारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, टेस्ट, ये सब करना पड़ता है। बाद में डॉक्टर एक कंक्लूजन में आते हैं कि आपको आखिर में हुआ क्या है। उसके बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपका ट्रीटमेंट होता है। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द डायग्नोसिस जो भी खर्चा होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन उसका टेक केयर करता है। अगेन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर द डिस्चार्ज भी काफ़ी सारे खर्चे रहते हैं, लाइक आपको फॉलोअप करना पड़ता है, बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ते हैं, बहुत बार दोबारा स्कैन करना पड़ता है तो चेक डिजीज कम्प्लीटली क्योर हो चुका है बोल के। तो उस केस में भी जो खर्चा होता है अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन किया है तो वो कवर कर लेता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी जो भी खर्चा है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप पॉलिसी खरीदिए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर मस्ट है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 60 डेज होना चाहिए आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। फोर्थ पॉइंट है डे केयर। ना हम सबको पता है अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट उठाना है तो आपको मिनिमम 24 आवर्स तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन आपको होना चाहिए ना। आजकल ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट सेम डे में हो जाता है। बहुत सारे मेजर ऑपरेशन करके डॉक्टर सेम डे में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, बस ये देखना है आपके पॉलिसी में डे केयर का बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपके पॉलिसी में डे केयर बेनिफिट ऑप्शन है, सेम डे में जो भी खर्चा होगा अगर डे केयर फैसिलिटी या डे केयर बेनिफिट है तो इंश्योरेंस पॉलिसी वो सारे खर्चा कवर कर देती है। ये कुछ 4 मस्ट फीचर्स है आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होना ही होना चाहिए, मस्ट है। उसके अलावा कुछ गुड टू हैव फीचर्स है, लाइक होम बेस्ड ट्रीटमेंट। बहुत समय पेशेंट को आप हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते, कम्प्लीटली बेड रिडन है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, घर में ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर होम बेस्ड ट्रीटमेंट का फैसिलिटी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी वो होम बेस्ड ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा होता है वो भी कवर कर देती है। ये गुड टू हैव फीचर्स। इसके अलावा एनुअल हेल्थ चेकअप अगर है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का अगर ऑप्शन है लाइक योगा, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, वेलनेस बेनिफिट, लॉयल्टी बेनिफिट, ये सब गुड टू हैव फीचर्स है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये था एक क्विक गाइड हाउ टू बाय ए गुड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू एंड योर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।